साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। साथियों, आज हम बात करेंगे डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि डीएपी जब से हरित क्रांति का उदय हुआ है तभी से डीएपी किसान यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर किसानों को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या होता है और कितनी मात्रा में अवेलेबल होता है और कितनी मात्रा में फिक्स हो जाता है। तो आज डीएपी के उसी सच के बारे में जानेंगे कि आखिर डीएपी है क्या चीज़। आप जानते हैं कि सरकार जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं सब पर सब्सिडी देती है और अब आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि ज़मीन के हिसाब से ही आपको फर्टिलाइज़र्स मिला करेंगे। अब तक ये था कि जितना मन हुआ उतना डाल दिया, चाहे वो किसी भी फसल में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीन की जो कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती चली जा रही है। उसमें जीवांश कार्बन कम हो गया है, मित्र जीव कम हो गए हैं। डीएपी का किसान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, चाहे वो आलू की बात करें, लहसुन की बात करें और जितनी सब्जियां हैं उनमें भी। सब्जियों में तो लगातार 7वें दिन 10वें दिन जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डीएपी में 2 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। वैसे ये मेजर न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो आज हम केवल डीएपी की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। बाकी डिटेल्ड वीडियो जो सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी के लक्षण, उसके अधिकता के क्या दुष्परिणाम होते हैं और उसको कैसे हम मीट आउट करें, वो सब एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन मेजर न्यूट्रिएंट्स है और प्रोटीन का निर्माण करने का इसका मेन काम होता है। पौधे की शेप एंड साइज़ को बनाता है। जीव द्रव्य का ये एक अभिन्न अंग है। और क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरा रंग होता है उसको मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो वानस्पतिक वृद्धि है और जो दाना बनने की प्रक्रिया है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। यदि हम इसके कमी की बात करें तो आप निचली पत्तियां जो है वो पीली हो जाती हैं, पौधा पीला होकर के छोटा होकर के सूखने लगता है और नीचे की जो पत्तियां हैं वो पीले होकर के सूखने लगती हैं, गिरने लगती हैं। दूसरी बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का जो मेन काम होता है वो जड़ों का विकास करना होता है। इसके अलावा दाना और फल फूल बनाने में भी ये मदद करता है। और जो दाल वाली फसलें हैं उनमें जो जड़ों की गांठें बनती हैं, नोडुल्स बनती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं, उनको बनाने में भी मदद करता है और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को भी निर्धारित करता है। इसकी यदि कमी की बात करें तो इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। निचली वाली पत्तियों में जो बैंगनी रंग है वो ज़्यादा डेवलप होने लगता है और जो दाल वाली फसलें हैं उनमें बैंगनी से हरे रंग का, नीले रंग का को रंग डेवलप होने लगता है। तो फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है और नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है। डीएपी 3 फॉर्म में आती है, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और ट्राई अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट में 12% नाइट्रोजन होता है, 61% फास्फोरस होता है और डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। ट्राई अमोनियम फास्फेट इतना ज़्यादा चलन में नहीं है। तो डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 18 है, 46% फास्फोरस। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये तो अवेलेबल फॉर्म में है। आप जानते हैं कि जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं या नाइट्रोजन का कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो तुरंत पौधे को अवेलेबल होता है। लेकिन यदि हम डाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी देखा हो तो डीएपी के बैग पर साफ लिखा होता है कि 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस टोटल होती है, जिसमें से 41% वाटर सॉल्युबल होती है और 46% सिट्रेट सॉल्युबल। यानी कि 50 किलो के जो बोरा है उसमें लगभग 9 किलो 430 ग्राम तो पानी में घुलनशील है और 10 किलो 580 ग्राम ये ज़मीन में जाके फिक्स हो जाती है, चूँकि ये सिट्रेट सॉल्युबल है। अब अम्ल में घुलनशील है। अब अम्ल बनाने का जो प्रक्रिया है सॉइल के अंदर वो ख़त्म हो गई है। कैसे ख़त्म हो गई है? सबसे पहला कारण है उसका जीवांश कार्बन का कम होना। जीवांश कार्बन के कम होने से मित्र जीव जो हैं, जो ज़मीन में एसिड बनाते हैं, जिनको हम फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया या अन्य जीव कहते हैं, जो माइक्रो सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब उनकी मात्रा घट गई। एसिड का फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो घुल नहीं पाता है और पौधे को नहीं मिल पाता है। दूसरा, पीएच का तत्वों की अवेलेबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 6 से 8 पीएच तक मिलता है, जो एक सही एक नॉर्मल कंडीशन है। यदि हम फास्फोरस की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच तक
पौधे को अवेलेबल होता है। तो पहला कारण जीवांश कार्बन कम होने से ज़मीन में एसिड बनाने वाले जीवाणु कम हो गए। दूसरा कारण ज़मीन का जो पीएच है वो डिस्टर्ब है। इसका यदि आप लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप स्वयं जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप पुराना डीएपी आपके पास रखा हो या आपने कहीं दुकान से लिया हो तो उस डीएपी में कभी कभी ऐसे सख्त कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, यानी कि जिनको हम डिला कहते हैं, डला बन जाता है, सख्त बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं और वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, डले डले से आपको दिखाई देते हैं। जब आप उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटते हैं, यानी कि हथौड़े से पत्थर से भी नहीं टूटते हैं। आखिर वो क्या कारण है? वो यही कारण है कि जो सिट्रेट सॉल्युबल है वो आपस में कंबाइन हो गया। उस पर कोई भी एसिड डाल दीजिए, यानी कि तेज़ाब आता है वो आप डाल दीजिए, लस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नींबू है नींबू निचोड़ सकते हैं तो वो तुरंत टूट जाएगा। इससे पता चलता है कि आपकी ज़मीन में जो डीएपी आप डाल रहे हैं वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है। और दूसरा उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो आलू वाले किसान हैं, लहसुन वाले किसान हैं, मैंने देखा है कि जब वो आलू खोदते हैं या फसल निकालते हैं, इवन सब्ज़ी वाले किसानों को भी ये एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि जो डीएपी का दाना है वो रेगुलर पड़ा रहता है, वो पूरा तरीके से घुलता नहीं है, मतलब फसल के साथ भी निकलता है कभी कभी। तो ये सब एग्जांपल्स शो करते हैं कि आपका जो डीएपी आप 1200 रुपये का ख़रीदते हैं, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है 511 रुपये 55 पैसे, वो सब्सिडी भी बेकार जा रही है और जितना आप 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं उसमें से आधा लगभग बेकार चला जाता है। इसको कामयाब करने के लिए क्या किया जाए? आखिर इसका इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि आप अपनी ज़मीन को सही करिए, ज़मीन को समृद्ध बनाइए। और समृद्ध बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको जीवांश कार्बन को बढ़ाना होगा। आप हरी खाद का इस्तेमाल कीजिए, फसल चक्र का इस्तेमाल कीजिए, जितना भी डालना, जीवामृत, घन जीवामृत, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ जो भी ज़मीन की स्थिति को सही करने वाली चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए, तरल खाद का इस्तेमाल कीजिए। और ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनको कम कर दीजिए। फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो सूडोमोनास और बैसिलस ग्रुप के होते हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। ये ज़मीन में जाकर के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और जो ऑलरेडी फास्फोरस फिक्स फॉर्म में पड़ी हुई है वो आपकी ज़मीन को पूरी मात्रा में उपलब्ध होने लगती है। यानी कि पर हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो 280 से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको चाहिए जो अवेलेबल फॉर्म में होती है। और फास्फोरस 10 से लेकर के 40 किलो प्रति हेक्टेयर हमारी ज़मीन में होनी चाहिए। तो इतनी मात्रा में यदि है, मैंने देखा है कि जो आलू वाले किसान हैं उनकी जो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, उनकी ज़मीन का जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो लगभग 100 kg पर हेक्टेयर ऑलरेडी है और उसके बावजूद भी वो डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो किसान कर क्या रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन को किस तरीके से बेकार कर लिया है। तो यहाँ ये सोचने का विषय है कि आप अपनी ज़मीन में जो फास्फोरस है उसको अवेलेबल होने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। चाहे वो जीवांश कार्बन बढ़ाने की बात हो, चाहे फसल चक्र अपनाने की बात हो, चाहे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने की बात हो, लस्सी है, आप मतलब जो एसिड बनाने का प्रक्रिया है वो रसोइया जो हमारी ज़मीन में होने चाहिए वो धीरे धीरे रिमूव होते चले जा रहे हैं, उनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है और वो हम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि डीएपी की जगह करें क्या इस्तेमाल। डीएपी की जगह आप एनपीके का जो कॉम्बिनेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र आता है जिसको जो रॉक फास्फेट से बनता है, सिंगल सुपर फास्फेट, वो कई सारी कंपनियां बनाती हैं, रामबाण जुबिलेंट बनाती है, श्री राम है, चंबल फर्टिलाइज़र है, जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनियां सभी बनाती हैं। और जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें कैल्शियम होता है 20%, 12% सल्फ़र होता है और 16% फास्फोरस होता है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, सस्ता भी आता है, ये लगभग 400 रुपये के आसपास आता है, जबकि डीएपी आप जानते हैं कि 1200 रुपये आता है। तो ये अगर आप 2 से 3 बोरे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी फ़ायदे में हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। रही नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन आप अलग से यूरिया के रूप में या अमोनियम सल्फेट के रूप में मिला सकते हैं। तो ऐसे करके 3 से 5 तत्वों का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। आजकल और भी अच्छे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशंस भी आ रहे हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि इसके असली की पहचान क्या है। जब हम डीएपी की बात कर रहे हैं तो इसलिए डीएपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आनी चाहिए। तो डीएपी की जो खास पहचान है उसको हम कैसे पहचानें, क्योंकि बाज़ार में असली है कि नकली है। पहला तो ये है कि ये कठोर
और भूरे बादामी रंग के दाने होते हैं। तो ये और हाथ से अगर आप मसलेंगे तो ये मसले नहीं जा सकते, इतने सख्त होते हैं। तो ये एक पहली पहचान है कि असली कि आप आँखों से देख करके सिंपल बता सकते हैं। दूसरी जो पहचान है इसकी ये है कि आप इसके दाने ले लीजिए और दानों को हाथ पर रख लीजिए और तंबाकू जिस तरीके से रगड़ते हैं इसमें चूना मिला करके रगड़िए। अब जब आप रगड़ेंगे इसको अच्छी तरीके से तो ऐसे करके जब आप सूंघेंगे तो एक बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी। वो गंध जो है ऐसी होती है जो सूंघने लायक नहीं होती है, मतलब वो इतनी तीव्र होती है कि आप सूंघ नहीं सकते। अगर ऐसा है तो ये असली है। और तीसरी जो इसकी पहचान है वो ये है कि जब आप इसको गर्म तवे पर डालते हैं तो ये इसके जो दाने होते हैं वो फूल जाते हैं। अगर असली है तो वो फूलेंगे और यदि असली नहीं है तो वो नहीं फूलेंगे। तो ऐसे करके हम इसकी पहचान का पता लगा सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के कीजिए। इसके जो सब्स्टिट्यूट हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया हो, चाहे हरी खाद हो, या जो दूसरे और ज़मीन को सही करने वाले तरल खाद हैं, जीवामृत है, घन जीवामृत है, और मटका खाद हैं, या कंपोस्ट है। तो ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। DEP को छोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने जो DEP के बारे में आपको बताया वो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा मकसद है कि आपको सही जानकारी मिले, सही समय पर मिले। तो इसीलिए जो है हम प्रयासरत हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। साथियों, दूसरे जो साथी किसान हैं उनको आप ये जानकारी उन तक पहुँचे, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। कोई भी आपका सवाल है तो हम लोग मिल के बात कर सकते हैं और कमेंट्स में आप सब लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।